Welcome to the pharmacy classes. Here our topic is cell structure and function part 1. इस लेक्चर में हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, जो सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, और सेल का जो पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग उसके बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में. सो व्हाट इज सेल? तो सेल क्या होता है? सेल एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है. जैसे एक सेल से पूरी बॉडी बनती है. जो सेल होता है वो सबसे छोटी यूनिट होती है, जिसके कंबाइन होने से फिर टिश्यूज़ बनते हैं. टिश्यूज़ के कंबाइन होने से ऑर्गन्स बनते हैं. डिफरेंट टिश्यूज़ के ऑर्गन जब बनेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम. फिर ऑर्गन्स, इन सब सिस्टम से एक पूरी ह्यूमन बॉडी डेवलप होती है. और cell is a minute jelly-like mass of protoplasm containing nucleus held together by the cell membrane. जो सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और उसकी आउटर कवरिंग क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 75 ट्रिलियन सेल. एक ह्यूमन बॉडी मेनली 75 ट्रिलियन सेल की मिलके बनी होती है. और स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. अगर हम सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं. सेल के फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहला फंक्शन सेल का है इरेटेबिलिटी. जब भी सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है, अगर कोई स्टिमुलाई आएगी उसके पास, तो सेल उसे डिटेक्ट करता है और अपने इन्वायरमेंट में भी चेंज लेके आता है. दैट इज कॉल्ड जस्ट ओनली होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है वो अपनी. तो सेल हैज़ द एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पोंड टू चेंज इन इट्स इन्वायरमेंट. उसके इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज आएगा तो वो उसे डिटेक्ट करेगा और उसका फिर रिस्पॉन्स देता है, जो कि बहुत मस्ट है होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी में. न्यूट्रिशन. अब जैसे हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है तो हमारे सेल को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए होगा. तो सेल इज़ कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग फ्लूइड्स एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस डायरेक्टली फ्रॉम थ्रू द टिश्यू सेल मेम्ब्रेन एंड दिस कैन बी यूज्ड बाय सेल ग्रोथ एंड रिपेयर टू प्रोवाइड एनर्जी. जो सेल होता है वो अपने बाहर के इन्वायरमेंट से, अपने टिश्यू फ्लूइड से क्या करेगा? न्यूट्रिएंट्स वगैरह को, फ्लूइड्स को, डिजॉल्व सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करता है और उसे एज अ एनर्जी यूज, मतलब उसे न्यूट्रिशन की फॉर्म में यूज़ करता है. उससे फिर वो एनर्जी रिलीज होती है. एनर्जी मतलब सेल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है वो, और फिर उसे एनर्जी भी प्रोवाइड करता है. रेस्पिरेशन. द सेल हैज़ द एबिलिटी टू यूज ऑक्सीजन combined with food substances to form carbon dioxide and water while releasing energy for intracellular activity. तो जो सेल होता है वो ऑक्सीजन लेगा बाहर से जो फूड मटेरियल के साथ है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और वाटर रिलीज करेगा और एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ ATP. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन करता है. जो सेल की एबिलिटी होती है कि वो साइज़ में बढ़ता भी है और नंबर में भी इंक्रीज होता है, तभी तो वो ग्रो करता है. एक सेल ग्रो करता है और नंबर में भी इंक्रीज़ होती है, उसके नंबर भी इंक्रीज़ होते हैं, तभी एक ह्यूमन बॉडी बनेगी. अगर उसके नंबर ही इंक्रीज़ नहीं होंगे तो पूरी फुल ह्यूमन बॉडी कैसे बनेगी? फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी में जो सबसे पहले एक ज़ाइगोट बनता है ओवम के और स्पर्मेटोजोआ के फ्यूज़ होने की वजह से, तो एक डिप्लॉयड सेल बनता है. वो फर्दर माइटोसिस से डिवाइड करता रहता है और डिवाइड करेगा तभी वो अपने जैसे फर्दर और सेल बनाता है. मूवमेंट. सम सेल हैव पावर टू मूवमेंट. कुछ सेल की पावर होती है कि वो मूवमेंट भी कर सके, जैसे कि स्पर्मेटोजोआ. उनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो दूसरे सेल के पास नहीं होती, सिर्फ पर्टिकुलर सेल में होती है, और फिर वो मूव भी कर सकते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ सेल. अब सेल का बेसिक स्ट्रक्चर में हमें कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स मिलेंगे? सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी. न्यूक्लियस मिलता है उसके अंदर एक. साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी एपरेटस, लाइजोसोम्स, पेरोक्सिसोम, सेंट्रोसोम, सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स. ये सब उसके अंदर मिलता है. अब ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का, एज यू कैन सी.
ये एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आउटर मोस्ट कवरिंग, जो कि सबसे मस्ट है। क्यों? क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेल को लाइस होने से, सेल के जो कंस्टिट्यूएंट्स है, कंटेंट्स है, उसको बाहर आने से, निकलने से प्रिवेंट करता है। तो ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। और इसके अंदर एक न्यूक्लियस मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन। ये जो क्रोमैटिन होते हैं वो नेटवर्क बना के रखते हैं इसके अंदर, बिल्कुल उलझे उलझे रहते हैं ये इसके अंदर। और जब सेल डिवाइड करेगा, एज इन द प्रोफेज हम आगे पढ़ेंगे, ये कंडेंस हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। उसके बाद है गोल्गी अपरेटस इसके अंदर मिलते हैं, और गोल्गी वेसिकल्स, जो कि इससे ही स्प्लिट ऑफ होके बनते हैं। इसको भी हम आगे स्टडी करेंगे। उसके बाद है साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है, इसी के अंदर ही सारे कंटेंट्स डिजोल्व फॉर्म में मिलेंगे, सस्पेंडेड फॉर्म में मिलेंगे। वैक्यूल, पेरोक्सिसोम, सिक्रीटरी वेसिकल्स है जहाँ से सिक्रीशंस होती है सेल की। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसके अंदर हमें राइबोसोम्स मिलते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग। आउटर मोस्ट कवरिंग मतलब इसके ऊपर राइबोसोम्स हमें मिलते हैं, तभी इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम फ्री फ्रॉम राइबोसोम्स। माइक्रोफिलामेंट्स, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, इंटरमीडिएट फिलामेंट और ये राइबोसोम्स। अब सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। ये फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले हम इसी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है और इसके स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों ज़रूरी होती है ये हमें पता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कंटेंट्स को, एक सेल के जो कंटेंट्स होते हैं उसको सेल के अंदर रखती है। तो सबसे पहले एक ये प्रोटेक्टिव शीट होती है, प्रोटेक्शन देती है सेल को, सेल बॉडी को। तो सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो, उसका स्ट्रक्चर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फोस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। कैसे ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर से क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक फोस्फोलिपिड होता है इसके अंदर, ये फोस्फेट ग्रुप है, लिपिड फैटी एसिड की ये टेल है, इसकी ऐसे दो लेयर होती हैं। ये एक होती है एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे और एक होती है इंट्रासेलुलर साइड पे। ये पूरा सेल होगा, ये सेल वॉल है, ये इसकी एक्स्ट्रा सेलुलर साइट है और इसकी इंट्रासेलुलर साइट है। दोनों ही साइट एक्वस होती है। तो एक फोस्फोलिपिड बाइलेयर है जिसमें क्या होता है, हाइड्रोफिलिक इसकी हेड होता है और इसकी टेल हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, तभी ये एक्वस साइड पे है। और हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग ये लाइपोफिलिक होती है, लिपिड लविंग होती है, तभी ये टेल जो है वो अंदर की साइड है। एक्वस, दोनों ही इन्वायरमेंट जो है सेल के वो एक्वस हैं। तो जो टेल है जो हाइड्रोफोबिक है वो एक्वस की साइड तो होगी नहीं, वो अंदर की ही साइड होगी। तो ये हो गया इसकी टेल। उसके बाद जो इसका हेड होता है वो चार्ज होता है और जिसकी टेल है वो नॉन चार्ज होती है। हाइड्रोफोबिक टेल को हम नॉन पोलर भी बोलते हैं, जो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं होती, और जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो पोलर है, जो पानी में सोल्यूबल होगा, और ये एक्वस साइड पे होता है सेल मेम्ब्रेन की। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटेक्टिव शीट होती है ऑफ द सेल बॉडी। इट मेजर अप्रॉक्सीमेटली 70 to 100 एंगस्ट्रॉम इन थिकनेस, इसकी थिकनेस इतनी होती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये एक। सेमी परमेबल मतलब हर एक चीज़ के लिए परमेबल नहीं होती, हर एक सब्सटेंस को ये अंदर नहीं आने देती, कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस को ही अपने अंदर आने देगी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो देर इज़ ए फ्री एक्सचेंज ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेज। एक्सचेंज होता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर फ्लूइड का। मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, जैसे कि ये फॉस्फेट है और ये लिपिड, तो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हो गया। एसोसिएटेड प्रोटीन, इसी के अंदर एक प्रोटीन होती है इंट्रासेलुलर, एक तो होगी इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, वो आगे हम जो ब्रॉडर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन का उसमें आएगा। और कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर हमें मिलते हैं। फॉस्फोलिपिड एक ऐसा लिपिड होता है जिसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है, जैसे ये एक फॉस्फेट हेड है और फैटी एसिड टेल है। अब ये इसका एक सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड है जिसमें फॉस्फेट हेड है जो कि हाइड्रोफिलिक होगी, वाटर लविंग, और फैटी एसिड है जो टेल है ये जो हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर हीटिंग होती है। और ये कैसे अरेंज होती है? एज अ बाइलेयर।
अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हर एक चीज़ को अपने अंदर, हर एक सब्सटेंस को अपने अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करती। कुछ पर्टिकुलर ही सब्सटेंस होते हैं जिसको वो आने देगी। जैसे इसकी जो ये टेल है वो लिपिड की है बनी होती है, तो ये लिपिड वाले ही सब्सटेंस को, क्योंकि पास आउट तो इसी के अंदर से होके जाना होता है एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर, तो ये सिर्फ लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस को ही अंदर आने देगी, अपने अंदर आने के लिए अलाउ करेगी। दूसरा, जो बहुत स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस होते हैं, बिल्कुल छोटे माइन्यूट सब्सटेंस होते हैं, उसको तो ईजिली अंदर आने देगी डायरेक्टली। जो लो मॉलिक्यूलर वेट के सब्सटेंस होंगे वो डायरेक्टली इसके अंदर आ जाएंगे और इस यहाँ से बाहर भी चले जाएंगे। लेकिन जिसके मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, उसके लिए पाथवे जो है इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंटरसेलुलर मूव करने के लिए वो अलग से कुछ होते हैं, चैनल्स बने होंगे, कुछ पोर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ, जिसकी वजह से वो जो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट के सब्सटेंसेस हैं वो अंदर आ सकते हैं। कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। उसके बाद अब ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसको अंदर नहीं आने देती, क्योंकि जो इसकी हेड है वो चार्ज होती है, तो ये नॉन चार्ज को ही अपने अंदर आने के लिए अलाउ करेगी। तो अब अलाउज ओनली लिपिड सोल्यूबल वेरी स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस, चार्ज को अंदर नहीं आने देगी, जो नॉन चार्ज होंगे उसको ही अपने अंदर आने देगी। अब इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, कैसे क्या क्या इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। प्रोटीन 55% होता है इसके अंदर। फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल, ये एक लिपिड है, इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल ये मिलता है 25% फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल 13%। अदर लिपिड इसके अंदर 4%, और कार्बोहाइड्रेट जो है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड ये 3% इसके अंदर हमें मिलते हैं। नाउ दिस इज द ब्रॉडर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल इसे बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। क्यों इसे हम फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, इसकी एक फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होती है। ये बिल्कुल ये नहीं है कि बहुत रिजिड होती है इसका स्ट्रक्चर, ये फ्लूइडिटी होती है। इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स है, जो टेल हैं, ये वाली हाइड्रोफोबिक टेल है, ये मूव करती रहती है, फ्लूइडिटी इनकी प्रॉपर्टी होती है। ताकि ये कुछ फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी इसलिए होती है ताकि ये रिजिड होगी तो अपने अंदर की सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करेगी आने के लिए। फ्लूइडिटी वाली प्रॉपर्टी की वजह से ही इसके अंदर एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस होती है। जो सब्सटेंसेस होते हैं वो बाहर भी आ सकते, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जा सकते हैं। तो अब इसके अंदर ये होगी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये इसकी फॉस्फेट हेड और फैटी एसिड इसकी टेल होती है। अब इसके अंदर और क्या मिलता है, कोलेस्ट्रॉल मिलती है, जो इसको रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो ये इसकी टेल है वो आसानी से मूव कर सकती है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, कोलेस्ट्रॉल है जैसे ये ग्रीन कलर में, तो इनकी वजह से थोड़ी जो टेल की मूवमेंट होती है वो रिस्ट्रिक्ट होती है। अगर ये कोलेस्ट्रॉल ना हो तो बिल्कुल आसानी से मूव कर सकते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल थोड़े से इनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, टेल की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, कोलेस्ट्रॉल रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं सेल वॉल को। और इसके अंदर हमें कुछ प्रोटीन्स मिलते हैं, प्रोटीन्स जैसे इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कि सेल वॉल के अंदर ही एम्बेडेड होती है जैसे कि ये, और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होती है वो पेरिफेरी में मिलेगी, सेल वॉल के अंदर नहीं होगी। अब जो सब्सटेंसेस लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, लिपिड सोल्यूबल होते हैं, वो तो आसानी से पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू इसके अंदर आ सकते हैं, कोई उसके लिए इशू नहीं है। लेकिन जो सब्सटेंसेस थोड़े से वाटर सोल्यूबल होते हैं, लिपिड सोल्यूबल तो आसानी से आ जाएंगे, जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं उसके लिए कुछ चैनल तो चाहिए। तो प्रोटीन है जो कि एक चैनल का काम कर रहा है, जो कि ग्लूकोज को, वाटर आयन को अपने अंदर आने के लिए अलाउ करता है, करवाता है एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर साइड पे। और वैसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का भी कुछ ऐसा ही काम होता है। उसके बाद इसके अंदर हमें ग्लाइकोलिपिड मिलते हैं, जिसमें ये लिपिड है और इसकी ये ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट की चेन है जो सेल सरफेस के ऊपर होगी। और इसके अंदर हमें ग्लाइकोप्रोटीन मिलते हैं, यहाँ पे प्रोटीन, ये प्रोटीन है और जो इसकी चेन है वो कार्बोहाइड्रेट की चेन है। तो ये सब इसके अंदर मिलता है। अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि हॉर्मोन्स वगैरह होते हैं, इंसुलिन टाइप के, तो वो थोड़े उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो ईजिली
एंटर नहीं कर सकते इसके अंदर, तो वो कुछ रिसेप्टर्स के थ्रू आएंगे इसके अंदर। ऐसे यहाँ पे कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं। ये कोई हाई मोलिकुलर वेट का कोई सब्सटेंस है जो इसके ऊपर बाइंड करेगा और इसको सिग्नल प्रोवाइड करता है। सिर्फ ये अपना रिस्पॉन्स अंदर छोड़ता है इंट्रासेलुलर, ताकि मतलब अपना रिस्पॉन्स देगा और सेलों से डिटेक्ट करके फर्दर अपना और रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। और ये एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। बहुत सारे सेल वॉल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल आए थे, लेकिन जो वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। फ्लूइड मतलब सेल की एबिलिटी होती है फ्लूइडिटी की, और मोज़ेक का मतलब होता है जो भी इसके अंदर, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, प्रोटीन वगैरह है, वो कोई रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज नहीं होते। ये कहीं भी फिट जहाँ हो जाए वहाँ पे फिट हो जाते हैं, इर्रेगुलर पैटर्न में ही होते हैं। तो इर्रेगुलर पैटर्न को ही हम मोज़ेक बोलते हैं। उसके बाद है मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड जो होते हैं आर नॉट फिक्स्ड, दे मूव फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी ऑफ द मेम्ब्रेन। फिक्स्ड नहीं होते जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, तो इनकी ये मूव कर सकती हैं। जो इसकी ये टेल है ये मूव करती है, हेड है मूव करते हैं। अगर कोई इसके ऊपर अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो ये मूव प्रेस हो जाती है, रिजिड नहीं होती है। तो फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होती है मेम्ब्रेन की। फ्लूइडिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है? एक्सोसाइटोसिस के लिए, सब्सटेंस को अंदर से बाहर ले जाने के लिए सेल वॉल से, सेल से। और एंडोसाइटोसिस मतलब बाहर से कोई सब्सटेंस इंट्रासेलुलर साइट में आना। कौन से फैक्टर्स होते हैं जो फ्लूइडिटी मेम्ब्रेन की इफेक्ट करते हैं? अगर टेम्परेचर है, वो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो हमें पता है हाई टेम्परेचर होने की वजह से मॉलिक्यूल का मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। वैसे ही अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सेल की फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। जो उसके टेल है, जो उसके हेड होते हैं, वो और ज़्यादा मूव करना शुरू करेंगे। और कोलेस्ट्रॉल है वो हमें पता है रेस्ट्रिक्ट करते हैं। जो उसकी फैटी एसिड है, टेल है, उसको फॉस्फोलिपिड की जो टेल होती है उसको, उसकी मूवमेंट को वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं। फंक्शन क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ ऑल मेम्ब्रेन। हर एक सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। डाइजेशन, फूड मटेरियल को अपने अंदर वो लेगा। एक्सक्रीशन, वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं। और इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? सिलेक्टिव परमेबिलिटी की। कुछ सिलेक्टिव परमेबिलिटी मतलब सिलेक्टिव सब्सटेंस को ही अपने अंदर आने देगा, हर एक सब्सटेंस को अपने अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करता। जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, वो अपने अंदर वो क्यों लेके आएगा? तो वो इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिलेक्टिव परमेबिलिटी होना इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर जो आगे पार्ट्स होंगे इसके वो आगे अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।